जरा आगे अहम खबर देखिए। मंजू जी के पास जाऊं उससे पहले दुनिया में एक नए वॉर फ्रंट का खतरा बढ़ा। रूस चीन ने 13 घंटे की वॉर एक्सरसाइज की। सी ऑफ जापान ईस्ट चाइना सी में युद्ध अभ्यास। एशिया पैसिफिक में एयरफोर्स की एक्सरसाइज। एशिया पैसिफिक में एयरफोर्स की एक्सरसाइज, रूस और चीन की वॉर एक्सरसाइज। ये जो एक ब्लॉक बनता जा रहा है, और अगर हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑल वेदर फ्रेंड, ओल्डेस्ट फ्रेंड रशिया। लेकिन रशिया किसके साथ? चाइना के साथ, जिसके साथ हमारा बॉर्डर में डिस्प्यूट। ये किस तरह के इक्वेशंस बन रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में ये इक्वेशंस किस तरफ जाएंगे, ये डायनेमिक समझना बेहद अहम। मंजू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और ये समझने के लिए आ रहा हूं कि ये जो स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी है, क्या इससे चीन का मनोबल और नहीं बढ़ता? ये असल में होना यह चाहिए कि ताइवान का मनोबल बढ़े, चाइना का मनोबल डाउन हो, लेकिन स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी से तो उल्टा होता है। मैम, आप देखेंगे जो यूएस का जो पॉलिसी है वो उनके तरफ एक वन चाइना पॉलिसी के तरफ भी अपना झुकाव दिखा रहे हैं और ताइवान को भी हेल्प कर रहे हैं। और अभी भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है प्रेसिडेंट बाइडेन ने कि आप अगर कोई अटैक करेगा आपके ऊपर, चीन अगर अटैक करेगा तो हम आपकी डिफेंस पे आएंगे, और उन्होंने थ्रेटन भी किया है चीन को। तो ये स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी जो इनका रवैया है, आई थिंक दिस इज़ देयर, इनकी पॉलिसी बन गई है कि कैसे वर्ल्ड को अपने हिसाब से चलाएं और अपनी यूनिपोलर वर्ल्ड जो वो चाहते हैं, इंक्लूडिंग चाइना की तरफ भी वो कहते हैं हम उनकी जो रिएक्शंस हैं उनको सब हमारा दबदबा बना रहे, हमारा वन सुपर पावर हम बन के रहें, और सारी कंट्रीज़ को हम बताएं कि कहाँ पे क्या करना है। एएस बहल साहब के पास मैं जाने वाला हूं और मैं यहां पर यह दरखास्त भी करूंगा स्टूडियो फोल्ड बैक दें ताकि सारे मेहमानों को आवाज जाए। ये अहम खबर मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद एएस बहल साहब के पास मैं आता हूं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। भारत अमेरिका ने एक साथ कमिटमेंट दिखाया। मोदी और बाइडेन की मीटिंग के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट। हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध दोनों देश। इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के लिए, फ्री नेविगेशन के लिए यहां पर दोनों देश साथ में आएंगे, और दोनों देशों का साथ में आना इस पूरे इलाके में जाहिर है बहुत महत्व रखता है। लेकिन उस रोशनी में, जबकि अमेरिका एक तरीके से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक स्ट्रीक क्या है, एक कॉमन थ्रेड क्या है जो रन करता है अमेरिका की पॉलिसीज में। यूक्रेन के मामले में हमने देखा, इधर हम वन चाइना पॉलिसी के मामले में और ताइवान रिलेशंस एक्ट के मामले में देख रहे हैं अमेरिका का रुख और रवैया, और इधर एक ब्लॉक बन रहा है हिंदुस्तान के साथ क्वाड के तौर पर, और ये जो ज्वाइंट इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बन रहा है इस तरफ के लिए, वो भी। क्या इसमें भरोसे के उस पुट के साथ, उस आत्मविश्वास के साथ इस ब्लॉक को लेकर, इस समझौते को लेकर, इस ब्लॉक को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है? बहल साहब देखिए, बहुत ये बाइट सुन लें सर, ये बाइट सुन लें, आपके पास आता हूं। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। We are an Indo-Pacific power. I was once asked by, well, I won't go into it, but I was once asked by the leader of China why I kept talking about being an Indo-Pacific power. I said because we are. We share the Pacific, one entire side of our country, and we have been deeply involved with all of you for a long time. ये हमने सुना, ये दोनों ही तरफ से, और ये निश्चित रूप से एक अश्योरेंस देती है बात। लेकिन सवाल वही है, क्या अब जाहिर है इसमें वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं है जिसको आप वेरीफाई करें और यकीन करें? पुरानी चीजों को देखते हुए यकीन कितना सुदृढ़ है बहल साहब? देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपने कही हैं। पहली है जो ताइवान रिलेशंस एक्ट है, बहुत फाइनली वर्डेड है। उसके अंदर वो दिखा रहे हैं कि ताइवान की डिफेंस के लिए हम मदद करेंगे, पर किस चीज में? उनके डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से चीजें बेची जाएंगी। यानी कि जो F-16 जहाज जो बहुत सारे लार्ज नंबर में है ताइवान के पास, या जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो अमेरिका बेच रहा है उनको। यानी कि अमेरिका अपना DIC को आगे बढ़ा रहा है। दूसरी चीज है, उनकी मदद जरूर करेगा लेकिन वन चाइना पॉलिसी फॉलो करेगा, यानी कि अटैक नहीं होने देगा, अटैक होने के लिए उनकी मदद करेगा। लेकिन क्या वो अपने फील्डेड फोर्सेस को वहां लेके आएगा?
मेरे हिसाब से नहीं लेके आएगा। कभी भी वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में ना रशिया के साथ जाएगा ना चीन के साथ जाएगा। और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपने इंडो पैसिफिक की कही, मैं एशिया पैसिफिक नहीं कहूंगा, मैं इंडो पैसिफिक ही कहूंगा, क्योंकि इंडिया एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसके अंदर। और इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अब जो वो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चीनी शिपिंग, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो नेवल है, उसके ऊपर नजर रखी जाएगी। और इसमें भारत भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और वो इसमें करेगा। इस पर हम आने वाले हैं। ये कैसे होगा, ये मैरीटाइम डोमेन कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा और ये कैसे असर्टेन होगा, इस पर हम आने वाले हैं। लेकिन सर एक और बात मैं करना चाह रहा हूं, ये जो आपने कहा, ये स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी के मामले में खुद अमेरिका को सफाई क्यों देनी पड़ती है? अगर जो बाइडेन कोई स्टेटमेंट देते हैं तो स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी के मामले में क्यों फिर बाद में सफाई आती है कि नहीं हमारी स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी इन प्लेस है? इधर इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जा रही है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब जरा ये भी समझें, जब ये कहा जाता है, अपर स्टूडियो में चलते हैं और ये समझते हैं कि जब ये कहा जाता है कि इस दुनिया में अगर कोई चीज सबको साथ में एक जैसे बांधती है तो वो है पैसा, तो क्या इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाने के बाद यहां पर यह अश्योर हुआ जा सकता है कि तमाम दुश्वारियां इसके बाद दूर हो जाएंगी या कम से कम यहां से दूर होनी शुरू हो जाएंगी? ये समझना चाहिए, ताइवान के संदर्भ में भी समझना चाहिए और ओवरऑल सिनेरियो भी समझना चाहिए। यहां क्या होने वाला है, खास तौर से साउथ ईस्ट एशिया में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है इंडो पैसिफिक में, क्या चीजें पहले के मुकाबले और सुधरेंगी, संभलेंगी, या दुश्वारियां अपनी जगह पर कायम रहेंगी? क्योंकि है तो एम्बिग्विटी। अब जरा देख लीजिए आगे, यहां इस बात को समझते हैं। समंदर में चीन की दादागिरी पर अंकुश लगाने की तैयारी हो रही है। अमेरिका के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में 12 देश, 12 प्लस अमेरिका 13, चीन के समर्थन में दिखे कंबोडिया और लाओस। हिंद महासागर में सबसे बड़ा प्लेयर बनेगा भारत। अमेरिका ने फिलहाल ताइवान को IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से दूर रखा है। कैसे घेरेगा क्वाड, क्या तैयारियां हैं, जरा वो देखिए और फिर उसको अपने मेहमानों के साथ चर्चा करके इलैबोरेट करते हैं। यहां साई इंग-वेन दिख रही हैं आपको, वो आप देख रहे हैं फौजी ड्रेस में, एक तरह से अपनी टेरिटरी, अपने लैंड को प्रोटेक्ट करते हुए। ये हैं साई इंग-वेन, और साथ में उधर दिख रहे हैं बाइडेन स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी के साथ, और हिंदुस्तान जो यहां पर एक बेहतरीन बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सीज ऑफ सी, वक्त आ गया क्या? इस नक्शे को बहुत ध्यान से देखिए और यहां आपको दिखाई दे रहा है, ये है अमेरिका। और अब आपको देखना चाहिए कि अमेरिका किस जगह पर आकर यहां पर कंट्रोल कर रहा है। ये देखिए, वो दूरी देखिए, और यहां देखिए इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का मतलब यह है कि भाई साहब, ऐसे ही आप कहीं भी आपकी जो छोटे जहाज हैं या बड़े जहाज यूं ही घुसते नहीं चले जाएंगे, चला जाता हूं किसी की धुन में, या कहीं पर डार्क फिशिंग के लिए। अब हर एक जगह पर आइडेंटिफाई, आप जानते होंगे डार्क फिशिंग वो होता है जिसमें खास तरह का इक्विपमेंट लगा होता है जहाजों के अंदर, जो अपने आप ट्रांसपॉन्डर को चकमा दे देता है और पता ही नहीं चलता कि जहाज है कहां, और वहां जाकर मछलियां लेकर ट्रॉलर्स आ जाते हैं। ये काम चीन बहुत करता रहा है और इसको अब बंद करने के लिए ये काम किया गया है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। डोमेन अवेयरनेस मतलब किसका इलाका है ये पता होना चाहिए। अगर आपका जहाज हमारे यहां आ गया तो हम आपको बता देंगे, देखिए आप गलत जगह आ गए हैं, चले जाइए, और चेतावनियां आप नहीं मानेंगे तो उसके बाद भुगतिए। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए ये पार्टनरशिप की गई है इंडो पैसिफिक में, और इसमें कौन कौन है? इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इसमें जापान है, इसमें हिंदुस्तान है और अमेरिका है। और ये देखिए, ये एक जो चतुर्भुज बन रहा है, ये डोमेन अवेयरनेस खास तौर से चाइना को ये बताने का काम करेगा कि भाई साहब, आपकी ये जहाज भटक गई है, इसको वापस ले जाइए, वरना इसके साथ वो किया जाएगा जो आपने सोचा नहीं है। लेकिन ये कामयाब होगा। ये अच्छी शुरुआत लग रही है बहल साहब। शुरुआत बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इससे ना केवल डार्क शिपिंग का मतलब जैसे आपने बताया, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद कर दिया जाता है, और इससे जहाज का पता नहीं चलता थ्रू जो ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर्स पे। लेकिन अब भारत में भी एक फ्यूजन इंफॉर्मेशन सेंटर है, सोलोमन आइलैंड्स में भी है, और साथ में सिंगापुर में भी है, और एक और जगह है जहां पे है ये। तो ये फ्यूजन इंफॉर्मेशन सेंटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ताकि सैटेलाइट से, जहाजों से, ड्रोन से, या किसी और तरीके से, जैसे कि AIS सिस्टम, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जो ट्रांसपॉन्डर्स की बात आप कर रहे थे, कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ
close-knit cooperating countries. How close-knit they are and how cooperative would they be in case of a challenge? Vishambhar sir. देखिए, क्लोजनेस में कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से भारत और अमेरिका के रिश्ते बड़े हैं, जिस तरह से अमेरिका के और जापान के पुराने रिश्ते हैं, और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया, आपको मालूम होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया और चाइना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और जिस तरह से भारत और चाइना का ट्रेड है, बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, लेकिन इसके तहत जो आज के दिन कॉपरेशन है हमारी बायलेटरल, वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर आपको कॉर्ड को इफेक्टिव करना पड़ेगा और अगर आपको कॉर्ड रियली मीनिंगफुल करना पड़ेगा तो इसको टीथ देने की जरूरत है। नाटो जिसके पास टीथ था लेकिन टीथ बहुत दिन तक यूज नहीं हुआ, वो इस वॉर में इनइफेक्टिव रहा ना बिल्कुल भी। उसकी तो धमकी भी रशिया ने नहीं सुनी। तो इन धमकियों से आगे चाइना धमकियों से सुनने वाला मुल्क नहीं है। आपको टीथ देना पड़ेगा, ग्राउंड पे टीथ देना पड़ेगा। कोरिया, जापान, इनको अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर बनाने पड़ेंगे, इनकी अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर, टीथ देना पड़ेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।